हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी सार संग्रह मॉडर्न हिस्ट्री पार्ट 4। इसमें मुस्लिम लीग एवं पार्लियामेंटो सुधार देखने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो चुका है, इसे हम लोग लास्ट में देख लेंगे। अभी स्टार्ट करते हैं कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन एवं होम रूल लीग। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। वर्ष 1916 में संपन्न लखनऊ समझौता किससे संबंधित है? 1916 में संपन्न लखनऊ समझौता किससे संबंधित है? तो कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के समझौते से। अंबिका चरण मजूमदार इस अधिवेशन की क्या की थी? अध्यक्षता की थी। कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में। सूरत अधिवेशन से पृथक हुए उग्रवादी एवं उदारवादियों का पुनः एकीकरण किस अधिवेशन में हुआ था? तो यह लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनः एकीकरण की प्रक्रिया के प्रमुख शिल्पकार कौन थे? तो यह थे एनी बेसेंट। अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनः एकीकरण की प्रक्रिया के प्रमुख शिल्पकार कौन थे? एनी बेसेंट थे। जो नया लगेगा मुझे उसे मैं 2-3 बार रिपीट कर दूंगी, जो आप लोग सुने होंगे उसे मैं आगे बढ़ जाऊंगी। वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता किसके द्वारा तय कराया था? बाल गंगाधर तिलक ने। वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता किसके द्वारा कराया गया था? बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने इसी अधिवेशन में नारा दिया था, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं ले करके रहूंगा। कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में लिया गया वह निर्णय क्या था जिसके मुख्य दूरगामी परिणाम हुए? तो वह था कांग्रेस द्वारा मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग का स्वीकार करना। एक बार फिर से देख लीजिए, कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में लिया गया वह निर्णय क्या था जिसके मुख्य दूरगामी परिणाम हुए? कांग्रेस द्वारा मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकारना। मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था? मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था? तो यह कहा था सरोजनी नायडू ने। मदन मोहन मालवीय ने कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य होने वाले समझौते का विरोध किया था। किसने विरोध किया था? तो मदन मोहन मालवीय ने कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य होने वाले समझौते का विरोध किया था। भारत में होम रूल लीग की अवधारणा किस देश से ली गई थी? तो यह ली गई है आयरलैंड से। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा आंदोलन भारत में लोकप्रिय हुआ था? तो 1916 में होम रूल आंदोलन। अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने पूना महाराष्ट्र से होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया था, जबकि एनी बेसेंट के नेतृत्व में सितंबर 1916 में अडयार मद्रास से होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया गया था। सितंबर 1916 में एनी बेसेंट और अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने पूना महाराष्ट्र से होम रूल आंदोलन को स्टार्ट किया था। नेक्स्ट है, एनी बेसेंट ने किस साप्ताहिक पत्रिका के माध्यम से स्वशासन की मांग की थी? एनी बेसेंट ने किस साप्ताहिक पत्रिका के माध्यम से स्वशासन की मांग की थी? क्या हो जाएगा? कॉमनवेल्थ पत्रिका के द्वारा। 2 जनवरी 1916 को लंदन में भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की गई। इसके महासचिव कौन थे? तो डी ग्राहम पोल थे। डी ग्राहम पोल इसके महासचिव थे। 2 जनवरी, डेट याद रखेंगे, 2 जनवरी 1916 के लंदन में भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की गई थी और इसके महासचिव डी ग्राहम पोल थे। डी ग्राहम पोल थे। आगे बढ़ते हैं। होम रूल आंदोलन के बारे में यहाँ पर डिटेल से दिया गया है, मैं एक बार देख लेती हूँ, फिर अच्छे से आप लोग को समझा सकती हूँ। होम रूल आंदोलन, चलिए स्टार्ट करते हैं। होम रूल आयरलैंड का शब्द है। होम रूल आयरलैंड का शब्द है। 1916 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था। 1916 ईस्वी को प्रारंभ। इस आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। होम रूल का अर्थ होता है स्वशासन। होम रूल का अर्थ क्या होता है? तो स्वशासन होता है। सर्वप्रथम आयरलैंड में होम रूल लीग की स्थापना रेडमांड के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? रेडमांड के द्वारा की गई थी। वही बात की जाए भारत में तो 2 लोगों के द्वारा प्रारंभ की गई थी। एक हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक और एक हो जाएगा एनी बेसेंट का होम रूल आंदोलन। अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में इसे स्टार्ट की थी। बाल गंगाधर तिलक का क्षेत्र महाराष्ट्र और कर्नाटक है और मुख्यालय इनका कहाँ था? तो बेलगांव था। बेलगांव कहाँ है? तो कर्नाटक में है। और एनी बेसेंट की बात की जाए तो इसका जो क्षेत्र है यह मद्रास है और तमिलनाडु है। मुख्यालय कहाँ था? तो अडयार था। अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि बाल गंगाधर तिलक का होम रूल लीग का मुख्यालय कहाँ था? तो यह हो जाएगा बेलगांव, और जबकि एनी बेसेंट का मुख्यालय कहाँ था? तो यह अडयार मद्रास में था। इसके समिति स्वरूप क्या थे? तो अध्यक्ष देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक के होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? तो एन.सी. केलकर व जोसेफ बैप्टिस्ट थे। एन.सी. केलकर व जोसेफ बैप्टिस्ट थे। वही इनका अखिल भारतीय स्वरूप था। इनका समिति स्वरूप था और इनका अखिल भारतीय स्वरूप था एनी बेसेंट का। और इनके सचिव कौन थे? तो जॉर्ज अरुंडेल थे। जॉर्ज अरुंडेल इनके सचिव थे एनी बेसेंट के। अखिल भारतीय स्वरूप इन्होंने दिया था। इनका उद्देश्य क्या था? बाल गंगाधर तिलक का उद्देश्य था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और एनी बेसेंट का उद्देश्य था स्वशासन की स्थापना। गौर करते चलेंगे, स्वशासन की स्थापना था। इन्होंने प्रचार माध्यम मराठा व केसरी पत्रिका से किया था।
मराठा और केसरी। केसरी किस भाषा में थी? तो यह मराठी भाषा में थी, मराठी भाषा में थी। और मराठा किस भाषा में थी? तो यह इंग्लिश भाषा में थी। और इनका प्रचार माध्यम था कॉमनवेल्थ व न्यू इंडिया। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया पूछा जाता है, यह किन की पत्रिका है? तो एनी बेसेंट की पत्रिका है। नेक्स्ट है फेबियन आंदोलन का प्रस्ताव किसने दिया था? बिल्कुल भी टाइम वेस्ट आप लोग का नहीं करेंगे, लगातार से चलते जाएंगे, आप लोग गौर से सुनते चलेंगे। फेबियन आंदोलन का प्रस्ताव किसने दिया था? एनी बेसेंट ने। फेबियन आंदोलन का प्रस्ताव किसने दिया था? तो एनी बेसेंट ने दिया था। एक आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप लोग नए हैं, हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और एक गुजारिश है कि आपके जो भी फ्रेंड हैं उन्हें आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। इतना मेरी हेल्प कर सकते हैं अगर आप लोग चाहें तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी आपकी इच्छा है। तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होमरूलिंग आंदोलन की शाखाओं को किस वर्ष एक कर दिया गया था? तो वर्ष 1918 में। तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होमरूलिंग आंदोलन की शाखाओं को किस वर्ष एक कर दिया गया? 1918 में एक कर दिया गया था। नेक्स्ट है वर्ष 1915 में अमेरिका में होम रूल लीग का गठन किसके द्वारा किया गया था? 1915 में अमेरिका में होम रूल लीग की स्थापना लाला लाजपत राय के द्वारा की गई थी। कब? 1915 में 1915 में कहाँ? अमेरिका में होम रूल लीग का गठन किया गया था लाला लाजपत राय के द्वारा, जिन्हें पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। एनी बेसेंट की होम रूलिंग के साथ जॉर्ज अरुंडेल, सीपी रामास्वामी अय्यर, बीपी वाडिया, मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, मदन मोहन मालवीय आदि संबंध लोग थे। एक बार गौर करिएगा, एनी बेसेंट की होम रूलिंग के साथ जॉर्ज अरुंडेल, सीपी रामास्वामी अय्यर, बीपी वाडिया, मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, मदन मोहन मालवीय आदि संबंध लोग थे। आगे बढ़ जाती हूँ, ये तो बता ही दिए हमने। 1916 में लंदन में भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। भारतीय होम रूल की स्थापना कहाँ की गई थी? तो लंदन में। कब? 2 जनवरी 1916 को। 2 जनवरी 1916 को की गई थी। महासचिव इसके कौन थे? तो डी ग्राहम पोल थे, डी ग्राहम पोल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल। आप लोग ये नहीं सोचिएगा कि मुस्लिम लीग एवं पार्लियामेंटो सुधार मैं छोड़ दूंगी, नहीं, मैं उसे लास्ट में करवा दूंगी, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है और आप लोग स्टार्टिंग में ही उसे देखते तो आप लोग मेरे वीडियो को नहीं देख पाते, इसलिए मैं इसे लास्ट में बताने का प्रयास करूंगी। ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल। वर्ष 1890 में गठित भारत का प्रथम मजदूर संगठन बॉम्बे मिल हैंड्स की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? क्या की गई थी? एन.एम. लोखंडे के द्वारा। वर्ष 1890 में गठित भारत का प्रथम मजदूर संगठन बॉम्बे मिल हैंड्स की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? एन.एम. लोखंडे के द्वारा की गई थी। वर्ष 1918 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ATLA अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1918 में किसके द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। गांधी जी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन से ट्रस्टीशिप का सिद्धांत प्रतिपादन किया। गौर करिएगा, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। इसके अनुसार पूंजीपति मजदूरों के हितों की रक्षा करने वाला ट्रस्टी होता है, न कि मालिक होता है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। बहुत कन्फ्यूजन यहाँ पे होता है, मुझे भी होता है, यहाँ पे ध्यान देंगे। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुई थी। और कहाँ हुई थी? तो बॉम्बे में हुई थी। और इसके संस्थापक कौन थे? तो N.M. जोशी थे, N.M. जोशी थे। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय इसके प्रथम अध्यक्ष थे। गौर करेंगे, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में कहाँ की गई थी? आजकल ये नया ट्रेंडिंग क्वेश्चन आ गया है, कहाँ इसकी स्थापना की गई थी, वो जगह ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना बम्बई में की गई थी 1920 में। किसके द्वारा? तो N.M. जोशी के द्वारा की गई थी। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। वर्ष 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कहाँ हुआ था? तय हुआ था नागपुर में। नागपुर में 1929 में अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। मई 1947 में स्थापित इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, मई 1947 में स्थापित इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की प्रथम अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तय की गई वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। रूस में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? रूस में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो मार्च 1919 में, मार्च 1919 में। एक आप लोग का डाउट रहता है कि मैम यह पुराना वाला बुक आप करवा रही हैं। मैं आप लोग को कंफर्म कर देना चाहती हूँ कि मैं पुराने वाले बुक नहीं करवा रही हूँ, बिल्कुल 2023 का जो एडिशन आया है वही मैं करवा रही हूँ। आप लोग इसमें कंफ्यूज ना होइएगा। मैं अधिकतर
मैं आप लोग को बता ही दूँ कि मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, जो रहती है सच्चाई मैं आप लोग को बता ही देती हूँ। यह 2023 का एडिशन है, इसमें आप लोग डाउट ना रखें। प्रमुख कारखाना अधिनियम, प्रमुख कारखाना अधिनियम दिया गया है, कारखाना अधिनियम और गवर्नर जनरल। देखिए, प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 में आया था और लॉर्ड रिपन के समय काल में आया था। बिल्कुल ईजी है इसे याद करना। 1881, 10 साल के बाद ही 1891, फिर 1901 नहीं, ध्यान रखेंगे 1911, उसके बाद 1911 का दुगना, 11 का दुगना क्या हो जाएगा, तो 1922। मैं इस तरह से याद रखें, 1881, 1891, 1901 को नहीं रखेंगे, 1911 डायरेक्ट, फिर 11 का दूना क्या हो जाएगा, 1922, फिर उसके बाद 1934, फिर 1944। आप लोग इसी तरह से याद रखें। प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 में आया था लॉर्ड रिपन के समय। 1891 में द्वितीय कारखाना अधिनियम आया था लॉर्ड लैंसडाउन के समय। वही तृतीय कारखाना अधिनियम 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, और चतुर्थ आया था 1922 में लॉर्ड रीडिंग के समय, 1934 में लॉर्ड विलिंगटन के समय और 1944 में लॉर्ड वेवल के समय। अगर आप लोग को गवर्नर जनरल का कार्यकाल याद होगा तो इसे याद करना आसान होगा। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। प्रथम कारखाना अधिनियम 1881, द्वितीय कारखाना अधिनियम 1891, तृतीय कारखाना अधिनियम 1911, तृतीय कारखाना अधिनियम 1911, चौथा कारखाना अधिनियम 1922। ये चारों तो बिल्कुल याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, लेकिन आगे भी पूछने की संभावनाएं हैं, तो 1934 और 1944 ध्यान रखेंगे। भारत में औद्योगिक कार्यशालाओं में व बगीचों में श्रम की स्थिति में, भारत में औद्योगिक कार्यशालाओं व बगीचों में श्रम की स्थिति में सुधार हेतु हिटले आयोग का गठन किया गया था। क्या दिया गया है, एक बार फिर देखते हैं। भारत में औद्योगिक कार्यशालाओं व बगीचों में श्रम की स्थिति में सुधार हेतु हिटले आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट है वर्ष 1927 में, सन 1927 में भारत में सर्वप्रथम 1 मई को मजदूर दिवस मनाया गया था। कब मनाया गया था, तो 1 मई को मजदूर दिवस मनाया ही जाता है। कब मनाया गया था भारत में सर्वप्रथम, तो 1927 में सर्वप्रथम 1 मई को मजदूर दिवस मनाया गया था, जो भारत में मजदूरों की बढ़ती हुई राजनीतिक चेतना का सूचक था। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय कौन थे, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, ते थे मानवेंद्र नाथ राय। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय मानवेंद्र नाथ राय थे। M.N. राय के सहयोग से ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई, M.N. राय के सहयोग से ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी, 17 अक्टूबर 1920 को। 17 अक्टूबर 1920 को। पहली साम्यवादी कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया था, तो कानपुर में किया गया था 26 दिसंबर 1925 को। पहली साम्यवादी कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया था, तो कानपुर में 26 दिसंबर 1925 को। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा वर्ष 1924 में ब्रिटिश सरकार द्वारा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध चलाया गया था, तो साम्यवादी आंदोलन के विरुद्ध। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा कब हुआ था, 1924 में। ब्रिटिश सरकार द्वारा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध चलाया गया था, तो साम्यवादी आंदोलन। वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई, यह की गई थी M.N. राय के द्वारा। वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई, M.N. राय के द्वारा। क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना वर्ष 1934 में किसके द्वारा की गई, यह की गई थी सोमेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना वर्ष 1934 में किसके द्वारा की गई, सोमेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। वर्ष 1939 में भारतीय बोल्शेविक पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई, N. दत्त मजुमदार के द्वारा। वर्ष 1939 में भारतीय बोल्शेविक पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई, N. दत्त मजुमदार के द्वारा। नेक्स्ट है ब्रिटिश भारत में गठित महत्वपूर्ण आयोग। ब्रिटिश भारत में गठित महत्वपूर्ण आयोग दिया गया है गवर्नर जनरल और संबंध है। फ्रेजर आयोग 1902 में गठन किया गया था, उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन था। फ्रेजर आयोग का संबंध है पुलिस सुधार से। एक क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी में। फ्रेजर आयोग 1902 लॉर्ड कर्जन के समय पुलिस सुधार से इसके संबंध है। हंटर आयोग 1919 लॉर्ड चेम्सफोर्ड पंजाब अशांति से संबंधित है। बटलर आयोग 1927 लॉर्ड इरविन के समय भारतीय रियासतों के साथ संबंध हो जाएगा। 1927 में बटलर आयोग आया था, लॉर्ड इरविन के समय भारतीय रियासतों के साथ संबंध के बारे में बताया गया है। लिथुआ आयोग आया था 1928 में लॉर्ड इरविन के समय। लिथुआ आयोग आया था 1928 में लॉर्ड इरविन के समय, भूमि सुधार से संबंधित हो जाएगा। लिथुआ आयोग का संबंध भूमि सुधार से है। मैक्सवेल ब्लूमफील्ड आयोग 1928 में, मैक्सवेल ब्लूमफील्ड आयोग 1928 लॉर्ड इरविन। बारदोली में लगान वृद्धि की जांच करने के लिए मैक्सवेल ब्लूमफील्ड आयोग की स्थापना की गई थी।
लाया गया था। व्हाइटले आयोग 1929 लॉर्ड इरविन के समय, और व्हाइटले आयोग का संबंध है श्रम से। सप्रू आयोग 1935 लॉर्ड विलिंगटन के समय बेरोजगारी से संबंधित है। सप्रू आयोग 1935 लॉर्ड विलिंगटन बेरोजगारी। क्लाइड आयोग 1940 में आया था। क्लाइड आयोग 1940 लिथुआ के समय तेभागा आंदोलन से संबंधित हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट इसे ले सकते हैं। मैं आगे बढ़ती हूँ। प्रथम कारखाना अधिनियम का भी ले लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। मैं आगे बढ़ती हूँ। अब हम लोग देखने वाले हैं महात्मा गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन। महात्मा गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन को देखने वाले हैं। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एक परिचय दिया गया है। थोड़ा सा मैंने फैन ऑन कर लिया है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लगने लगी मुझे। चलिए स्टार्ट करते हैं। नाम इनका पूरा है मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? तो मोहनदास करमचंद गांधी है। पिता का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई। ये सब तो बेसिक है, आप लोग जानते ही होंगे। 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ था। 30 जनवरी 1948 को इनकी मृत्यु हुई थी। जन्म स्थान है पोरबंदर, गुजरात में है। विवाह 1883 ईस्वी में कस्तूरबा गांधी से हुआ था। पुत्र का नाम है हरिलाल, मनीलाल, देवदास और रामदास। हरिलाल, मनीलाल, देवदास और रामदास। इनके राजनीतिक गुरु हैं गोपाल कृष्ण गोखले। इनके प्रमुख शिष्य हैं इंग्लैंड में जन्मी मीराबेन। प्रमुख शिष्य का नाम है इनका मीराबेन। महात्मा गांधी द्वारा प्रदत्त नाम है मीराबेन। इनका वास्तविक नाम है मैडलिन स्लेड। मैडलिन स्लेड इनके प्रमुख शिष्य हैं। मैडलिन स्लेड महात्मा गांधी के प्रमुख शिष्य हैं। इनका नाम है मीराबेन। महात्मा गांधी द्वारा प्रदत्त नाम है, दिया गया नाम है। इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ है। कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड प्रस्थान 1888 ईस्वी में मुंबई गए थे। कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड प्रस्थान 1888 ईस्वी में मुंबई से इन्होंने इंग्लैंड गए थे। कानून की डिग्री प्राप्त की थी 1891 में। 1891 में बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त की। अब्दुल्ला के मुकदमे के लिए दक्षिण अफ्रीका गए 1893 ईस्वी में। अब्दुल्ला के मुकदमे लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो 1893 ईस्वी में। दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना कब की थी? नटाल कांग्रेस की स्थापना की थी 1894 ईस्वी में। ये सब डेट याद रखेंगे। दक्षिण अफ्रीका में जुलू व बोअर पदक 1899 ईस्वी में। जुलू व बोअर पदक 1899 ईस्वी में। कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी 9 जनवरी 1915 ईस्वी में। कैसर ए हिंद की उपाधि 9 जनवरी 1915 ईस्वी में। इसमें थोड़ा डाउट मुझे लग रहा है, आप लोग एक बार कंफर्म कर लेंगे। कांग्रेस 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आए थे। इसी याद में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। एक बार आप लोग इसे कंफर्म कर लेंगे। कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम बार शामिल 1901 ईस्वी में शामिल हुए थे। कहाँ? कलकत्ता अधिवेशन में शामिल हुए थे। अध्यक्षता कब किए थे? तो 1924 में बेलगांव अधिवेशन का। डरबन दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम की स्थापना कब की थी? तो डरबन में फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 ईस्वी में महात्मा गांधी ने किए थे। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कब हुआ था? तो 1906 ईस्वी में। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग 1906 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में किए थे, जबकि भारत में प्रथम प्रयोग कहाँ किए थे? चंपारण में किए थे 1917 में। नेक्स्ट है जीवन में पहली बार जेल गए। प्रथम जेल अनुभव 1908 ईस्वी में। पहली बार महात्मा गांधी जेल कब गए? तो 1908 ईस्वी में। टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना 1910 ईस्वी में की। टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना 1910 ईस्वी में जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में किए थे। जोहान्सबर्ग में टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना 1910 में किए थे। महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका में सक्रियता 21 वर्ष तक रहे थे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब तक रहे थे? 21 वर्ष तक। महात्मा गांधी का भारत आगमन हुआ था 9 जनवरी 1915 को। साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 ईस्वी में। कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता 1924 के बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक। इनकी आत्मकथा है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। सत्य के साथ मेरे प्रयोग 1925 ईस्वी में। सत्य के साथ मेरे प्रयोग। सिद्धांत है सत्य एवं अहिंसा। महात्मा गांधी का सिद्धांत क्या? तो सत्य एवं अहिंसा। अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना 1923 ईस्वी में किए थे। अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना 1923। अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना 23 सितंबर। अखिल भारतीय चरखा संघ 23 सितंबर 1925 को। 23 सितंबर 1925 को अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना की गई थी। प्रमुख पुस्तकें का नाम है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। इनकी आत्मकथा है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। अनासक्त योग। हिंद स्वराज 1909। हिंद स्वराज 1909। गीता माता, सप्त महाव्रत,
सत्य महाव्रत। सप्त महाव्रत जो है गांधी जी का वास्तविक दर्शन व पश्चिमी सभ्यता का विरोध है। सुनो विद्यार्थियों, एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। इनके प्रमुख पुस्तकें का नाम है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, अनासक्त योग, हिंद स्वराज, गीता माता, सप्त महाव्रत, गांधी जी का वास्तविक दर्शन और पश्चिमी सभ्यता का विरोध है सप्त महाव्रत में, सुनो विद्यार्थियों। अब इनका समाचार पत्र देखते हैं। द ग्रीन पैम्पलेट। द ग्रीन पैम्पलेट, द ग्रीन पैम्पलेट किसका है? तो यह है महात्मा गांधी का। 14 अगस्त 1896 में यह प्रकाशन किया गया था राजकोट से। इंडियन ओपिनियन 1903। इंडियन ओपिनियन 1903 कहाँ प्रकाशन हुआ था? तो दक्षिण अफ्रीका में। यंग इंडिया, डेट याद रखेंगे, 1903 में हुआ था दक्षिण अफ्रीका। इंडियन ओपिनियन। यंग इंडिया 1909। यंग इंडिया, यंग इंडिया कब प्रकाशित हुआ था? तो 1919 में। हरिजन का हुआ था 1932 में प्रकाशन। हरिजन का 1932 में प्रकाशन हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। द ग्रीन पैम्पलेट, इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, हरिजन, यह सब समाचार पत्र है महात्मा गांधी का। यंग इंडिया का प्रकाशन 1919, हरिजन का 1932, इंडियन ओपिनियन को 1903 और द ग्रीन पैम्पलेट का 14 अगस्त 1896 को। चलिए ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ती हूँ। महात्मा गांधी के प्रमुख उपाधियाँ देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। उपाधि और संबोधनकर्ता और समय। कैसर ए हिंद। कैसर ए हिंद को उपाधि दिया गया था प्रथम विश्व युद्ध के समय। भर्ती करने वाला सार्जेंट, प्रथम विश्व युद्ध के समय इनको दिया गया था उपाधि। भंगी शिरोमणि, दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान इन्हें भंगी शिरोमणि कहा गया था। कुली बैरिस्टर। कुली बैरिस्टर, दक्षिण अफ्रीका के अंग्रेज मजिस्ट्रेट ने कुली बैरिस्टर उपाधि दी थी। कुली बैरिस्टर, दक्षिण अफ्रीका के अंग्रेज मजिस्ट्रेट। कर्मवीर उपाधि किसने दी थी? यह दक्षिण अफ्रीका के सहयोगी ने। सेवाग्राम का संत कहा था आश्रम के अतिथियों द्वारा। सेवाग्राम का संत आश्रम के अतिथियों द्वारा कहा गया। आधुनिक युग के अजात शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था। आधुनिक युग के अजात शत्रु उपाधि किसने दी थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कैसर ए हिंद, प्रथम विश्व युद्ध के समय भर्ती करने वाला सार्जेंट, प्रथम विश्व युद्ध के समय यह उपाधि दी गई। भंगी शिरोमणि, दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान। कुली बैरिस्टर, दक्षिण अफ्रीका के अंग्रेज मजिस्ट्रेट के द्वारा उपाधि दी गई। कर्मवीर, दक्षिण अफ्रीका के सहयोगी ने कर्मवीर उपाधि दी थी। सेवाग्राम का संत आश्रम के अतिथियों द्वारा। आधुनिक युग के अजात शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने यह उपाधि दी थी। नेक्स्ट है मलंग बाबा। मलंग बाबा किसने कहा था? तो कबायलियों द्वारा कहा गया है। अब खास करके अगर पूछ दिया जाए तो यह कहा है खान अब्दुल गफ्फार खान ने, जिसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, मलंग बाबा कह करके संबोधित किया था। यहाँ पे दिया गया है कबायलियों द्वारा। बापू C.F. एंड्रूज एवं जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें बापू कहकर संबोधित किया है। C.F. एंड्रूज व जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें बापू कहा है। देशद्रोही फकीर विंस्टन चर्चिल ने कहा है। भिखारियों का राजा पंडित मदन मोहन मालवीय ने कहा है। पंडित मदन मोहन मालवीय ने इन्हें उपाधि दिया है भिखारियों का राजा। राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने यह उपाधि दी है। अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल ने। वन मैन बाउंड्री फोर्स लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा कहा गया है। वन मैन बाउंड्री फोर्स महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। एक बार फिर से आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं। बापू किसने कहा था? C.F. एंड्रूज और जवाहरलाल नेहरू। देशद्रोही फकीर कहा था विंस्टन चर्चिल। भिखारियों का राजा कहा है मदन मोहन मालवीय। राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस, अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल और वन मैन बाउंड्री फोर्स लॉर्ड माउंटबेटन महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर। मलंग बाबा किसने कहा? तो कबालियों या फिर खान अब्दुल गफ्फार खान ने। नेक्स्ट है वायकॉम सत्याग्रह 1924 से 25। वायकॉम सत्याग्रह 1924 से 25 अस्पृश्यता की कुप्रथा के विरुद्ध त्रावणकोर केरल में चलाया गया था। अस्पृश्यता के कुप्रथा के विरुद्ध त्रावणकोर केरल में चलाया गया था वायकॉम सत्याग्रह। कब? 1924 से 1925 के बीच। चलिए आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे? तो लौटे थे 9 जनवरी 1915 को। किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के घनिष्ठ अंग्रेज मित्र कौन थे? तो थे रेवरेंड चार्ली एंड्रूज। रेवरेंड चार्ली एंड्रूज, इन्हें दीनबंधु कहा जाता है। दीनबंधु किसे कहता है? तो चार्ल्स एंड्रूज को कहा जाता है। फिनिक्स फॉर्म कहाँ स्थित है? तो डरबन, दक्षिण अफ्रीका में। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना कब हुई थी? अभी जस्ट हमने बताया था आप लोग को। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा अहमदाबाद में साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया गया, जिसे साबरमती आश्रम या फिर सत्याग्रह आश्रम के नाम से जाना जाता है। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का क्या अर्थ है? अहिंसा का अर्थ है सत्य की प्राप्ति का मार्ग। सत्य की प्राप्ति का मार्ग। भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी ये विशेषण किसका परिचय देते हैं?
भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी ये विशेषण किसका परिचय देते हैं? जमनालाल बजाज का। जमनालाल बजाज का। अब यहाँ पे दिया गया महात्मा गांधी आंदोलन व सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में यह प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह था। 3/20 भाग पर अनिवार्य नील की खेती के विरोध सत्याग्रह, जिसे तिनकठिया पत्ती भी कहते हैं। अहमदाबाद मजदूर आंदोलन 1918 महात्मा गांधी द्वारा भारत में प्रथम भूख हड़ताल है। अहमदाबाद मजदूर आंदोलन 1918 महात्मा गांधी द्वारा भारत में प्रथम भूख हड़ताल। खेड़ा आंदोलन 1918 प्रथम पूर्ण किसान सत्याग्रह है, खेड़ा सत्याग्रह। खिलाफत आंदोलन 1919 सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन के व्यक्ति। असहयोग आंदोलन 1920 प्रथम जन आंदोलन के व्यक्ति है। शबने अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च 1930, नमक सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940, उपनाम दिल्ली चलो आंदोलन। व्यक्तिगत सत्याग्रह को क्या कहता है? दिल्ली चलो आंदोलन। विनोबा भावे इसका नेतृत्व किए थे, प्रथम इसके सत्याग्रही थे। भारत छोड़ो आंदोलन व अगस्त क्रांति 1942, गांधी जी का करो या मरो। गांधी जी का करो या मरो। पुणे की यरवदा जेल में स्थित आगा खां पैलेस को सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान द्वितीय ने 1892 ईस्वी में बनवाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पुणे की यरवदा जेल में स्थित आगा खां पैलेस को, आगा खां पैलेस बहुत बार आपने सुना होगा, आगा खां पैलेस को सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान द्वितीय ने बनवाया था 1892 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी के प्रमुख आश्रम दिए गए हैं। फिनिक्स फार्म की स्थापना हुई थी 1904 में डरबन, दक्षिण अफ्रीका में। टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापना हुई थी 1910 में जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका। साबरमती के आश्रम की स्थापना हुई थी 1915 में, साबरमती नदी, अहमदाबाद। सत्याग्रह आश्रम की स्थापना 1915 में हुआ, कोचरब अहमदाबाद में हुआ था। सत्याग्रह आश्रम कोचरब अहमदाबाद। अनासक्ति आश्रम की स्थापना हुआ था 1929 में। 1929 में अनासक्ति आश्रम कौसानी उत्तराखंड में। सेवाग्राम आश्रम की स्थापना हुआ था 1936। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेवाग्राम आश्रम की स्थापना 1936 में वर्धा महाराष्ट्र में। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। फिनिक्स फार्म की स्थापना 1904 डरबन, दक्षिण अफ्रीका। टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापना 1910 जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। साबरमती आश्रम साबरमती नदी, अहमदाबाद 1915। सत्याग्रह आश्रम कोचरब अहमदाबाद 1915। अनासक्ति आश्रम कौसानी उत्तराखंड 1929। सेवाग्राम आश्रम वर्धा 1936। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? क्या किया था? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सर्वप्रथम सम्मिलित कब हुए थे? तो कलकत्ता अधिवेशन 1901 में। किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? यह कहा था महात्मा गांधी ने। जबकि इसका अपोजिट किसने कहा था कि निष्ठुर बर्बादी है? तो यह कहा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। वर्ष 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने वर्ष 1917 में चंपारण के किसानों के शोषण के विरुद्ध अपना पहला सफल सत्याग्रह प्रारंभ किया था। कहाँ से? चंपारण से, तिनकठिया पत्ती के लिए। दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? इंडियन ओपिनियन का। अनटू दिस लास्ट नाम पुस्तक के लेखक कौन है? तो जॉन रस्किन है। इनसे काफ़ी प्रभावित है। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था? राष्ट्रपिता कहते सुभाष चंद्र बोस ने। गांधी के नाम से पहले महात्मा शब्द किस आंदोलन के बाद जोड़ा गया? गांधी के नाम से पहले महात्मा शब्द किस आंदोलन के बाद जोड़ा गया था? तो महात्मा जोड़ा गया था चंपारण सत्याग्रह के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है? महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह में बिहार के किसान राजकुमार शुक्ल भी शामिल हुए थे। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह में बिहार के किसान राजकुमार शुक्ल भी शामिल हुए थे। उन्होंने चंपारण किसानों की समस्या समाधान हेतु गांधी जी को बिहार आमंत्रित किया था। किसने किया था? तो राजकुमार शुक्ल कहाँ मिले थे? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। और यही बिहार के दुर्दशा चंपारण के दुर्दशा नील की तो जो तिनकठिया पत्ती थी उसके दुर्दशा के बारे में ध्यान आकर्षित महात्मा गांधी का किसने किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने ही, और आने का निमंत्रण दिया था। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? तो एमजी रंगा ने इसका विरोध किया था। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? एमजी रंगा ने। लगातार अगर बोला जाए तो थोड़ा सा बोलने में मिस्टेक होने ही लगता है, लेकिन आप लोग नेगेटिव चीज़ों पर ध्यान नहीं दीजिएगा, मैं बार बार आप लोग को बोलती हूँ। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रॉलेट एक्ट और जालियांवाला बाग हत्याकांड। रॉलेट एक्ट और जालियांवाला बाग हत्याकांड को हम देखेंगे। ब्रिटिश शासन द्वारा मार्च 1919 में लाए गए रॉलेट एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो यह था क्रांतिकारियों का दमन। ब्रिटिश शासन द्वारा मार्च 1919 में लाए गए रॉलेट एक्ट का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो क्रांतिकारियों का दमन था।
भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों के दमन के लिए सरकार ने वर्ष 1917 में न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। कब गठन किया गया? 1917 में। इसका उद्देश्य क्रांतिकारियों को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना का निर्माण करना था। इसके सुझाव पर मार्च 1919 में पारित विधेयक रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया। जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था कि इस औपनिवेशिक कानून को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील के नाम से जाना जाता है, तो यह जाना जाता है रॉलेट एक्ट को। मार्च 1919 में इसे लागू किया गया था। रॉलेट एक्ट के विरोध में किसके द्वारा देशव्यापी सत्याग्रह चलाने का निर्णय लिया गया? महात्मा गांधी के द्वारा। रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगाम न देने के लिए आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? स्वामी श्रद्धानंद। मोस्ट इंपॉर्टेंट, रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगाम न देने के लिए आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? तो स्वामी श्रद्धानंद ने। द अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 का सामान्य बोलचाल में क्या कहा जाता है? इसका फुल फॉर्म है द अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919। इसका नाम है रॉलेट एक्ट का पूरा नाम दिया गया है। जलियांवाला बाग नरसंहार के पहले कौन सी महत्वपूर्ण घटना थी? तो रॉलेट एक्ट का पारित होना। जलियांवाला बाग अमृतसर शहर में कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को। रॉलेट सत्याग्रह के दौरान पंजाब के दो लोकप्रिय नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी और ब्रिटिश दमन का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन, कौन सा दिन था? बैसाखी का दिन, अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी जहां जनरल डायर द्वारा निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलाकर लगभग 1000 लोगों की हत्या कर दी गई। इस घटना को क्या कहते हैं? जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से कहा जाना जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि को वापस कर दिया? नाइट की उपाधि वापस कर दिया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। जलियांवाला बाग नाइटहुड की उपाधि। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा किसने दिया था? तो के शंकरन नायर ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया था? के शंकरन नायर ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा किस कमेटी का गठन किया गया? हंटर कमेटी का। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार माइकल ओ डायर को किसने लंदन में मार डाला था? 1940 में उधम सिंह ने। कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। समिति के अन्य सदस्यों में मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, CR दास, बदरुद्दीन तैयबजी और MR जयकर आदि शामिल थे। समिति के अन्य अध्यक्ष कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, CR दास, बदरुद्दीन तैयबजी, MR जयकर थे। जबकि अध्यक्ष कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय। किसका? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु। स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख घटनाएं दिए गए हैं, चलिए इसे भी देखते हैं। 1885 ईस्वी में क्या हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को लॉर्ड डफरिन के समय। 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन के फलस्वरूप आरंभ हुए स्वदेशी आंदोलन का भारत के विभिन्न क्षेत्रों में प्रचार हुआ था। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में की गई थी। 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट की स्थापना की गई थी। इंडियन काउंसिल एक्ट की स्थापना 1909 में की गई थी। 1912 में बंगाल विभाजन रद्द व राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की गई। 1909 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसके फलस्वरूप प्रथम विधानमंडल निर्वाचित हुआ था। 1909 में ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसके फलस्वरूप प्रथम विधानमंडल निर्वाचित हुआ। नेक्स्ट है हंटर कमीशन की रिपोर्ट, जलियांवाला बाग से संबंधित है। हंटर कमीशन रिपोर्ट संबंधित है जलियांवाला बाग से, को गांधी जी ने पन्ने दर पन्ने निर्लज सरकारी लिपापोती की संज्ञा दी थी। महात्मा गांधी ने पन्ने दर पन्ने निर्लज सरकारी लिपापोती की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट है 1929 में क्या हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वतंत्रता का आह्वान किया गया। लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा विधानमंडल की शक्तियों में विस्तार और निर्वाचन क्षेत्रों में वृद्धि हुई। 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान के निर्माण का आह्वान किया गया, जिन्ना के द्वारा 1942 व 1946 भारतीय स्वतंत्रता के लिए समझौते की शर्तों को तय करने में कैबिनेट मिशन असफल रहा। 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति और भारत का विभाजन, पाकिस्तान की स्वतंत्रता दी गई। चलिए ध्यान रखेंगे, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ये सब तो आप लोग को शायद याद ही होगा, ये सब तो बेसिक दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखेंगे खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन। थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट है। भारत में चलाए गए खिलाफत आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था?
भारत में खिलाफत आंदोलन चलाने का प्रमुख कारण था तुर्की में खलीफा पद को इंग्लैंड द्वारा समाप्त किया जाना। वर्ष 1919 में दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, मैं बोल देती हूँ, आप लोग गौर से सुन लीजिएगा। वर्ष 1919 में दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय किसान कमेटी की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? महात्मा गांधी के द्वारा। वर्ष 1920 में इलाहाबाद में आयोजित सम्मेलन के दौरान खिलाफत समिति के द्वारा गांधी जी का सहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का अनुरोध किया गया था। इलाहाबाद में आयोजित सम्मेलन के दौरान खिलाफत समिति के द्वारा गांधी जी का सहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का अनुरोध किया गया था। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो दो भाई थे, शौकत अली और मोहम्मद अली। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया था? तो वर्ष 1920 में, 1 अगस्त 1920 को। वर्ष 1920 के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को किसने प्रस्तावित किया था? तो प्रस्तावित किया था CR दास ने। कहाँ अधिवेशन हुआ था? तो नागपुर अधिवेशन। असहयोग आंदोलन के दौरान किस व्यक्ति ने अपनी वकालत छोड़ दी थी? तो CR दास ने, चित्तरंजन दास ने। स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? स्वराज का नारा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के समय दिया था। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि त्याग दी थी। असहयोग आंदोलन के समय ही जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद असहयोग आंदोलन जब स्टार्ट हो गई थी तब कैसर-ए-हिंद की उपाधि को त्याग दी थी। वर्ष 1921-22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य परिणाम क्या था? तो यह था हिंदू मुस्लिम एकता। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा है? तो यह हो जाएगा जन आंदोलन, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है? आगे ही हमने बताया था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को 5 फरवरी 1922 को कहाँ हुआ था? तो गोरखपुर जिले में, उत्तर प्रदेश में घटित हुई थी, जिसके कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया 11 फरवरी 1922 को। कहीं कहीं 12 फरवरी दिया रहता है। चौरी चौरा की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ पर थे? तो बारदोली में थे। असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ था? तो 11 फरवरी 1922 को। असहयोग आंदोलन के दौरान मोतीलाल नेहरू, CR दास, C राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, आसफ अली, T प्रकाशन व राजेंद्र प्रसाद जैसे प्रमुख वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। असहयोग आंदोलन के दौरान मोतीलाल नेहरू, CR दास, C राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, आसफ अली, T प्रकाशन व राजेंद्र प्रसाद ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। ये नाम ध्यान रखेंगे। अब है स्वराज पार्टी कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन व पूर्ण स्वराज प्रस्ताव। स्वराज पार्टी कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन एवं पूर्ण स्वराज प्रस्ताव। स्वराज पार्टी को किसने स्थापित किया था? तो 1 जनवरी 1923, CR दास और मोतीलाल नेहरू। यहाँ पे दिया गया है मार्च 1923 में। चलिए कोई नहीं, मार्च 1923 में ध्यान रखेंगे। स्वराज पार्टी की स्थापना मार्च 1923 में की गई थी। CR दास एवं इसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव चुने गए थे। CR दास इसके अध्यक्ष थे, मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। स्वराज पार्टी के गठन के समय कांग्रेस अध्यक्ष ने पद से त्याग पत्र दिया था। CR दास ने। देशबंधु के नाम से जाना जाता चित्तरंजन दास को। स्वराज पार्टी का गठन किस आंदोलन की असफलता के पश्चात हुआ था? असहयोग आंदोलन के असफलता के बाद नवंबर 1924 में महात्मा गांधी, CR दास तथा मोतीलाल नेहरू के मध्य एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ जिसे जाना जाता है गांधी दास पैक्ट के नाम से। गांधी दास पैक्ट के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी, CR दास तथा मोतीलाल नेहरू के मध्य एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ जिसे जाना जाता है गांधी दास पैक्ट के नाम से 1924 में हुआ था, नवंबर 1924 में। 17 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन पर संपूर्ण भारत में सार्वजनिक हड़ताल का आयोजन किया गया। आगे बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी, ये सब तो हो चुका है, आगे बढ़ गए थे हम लोग। वर्ष 1925 में विट्ठल भाई पटेल को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष चुना गया था। विट्ठल भाई पटेल को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष 1925 में चुना गया था। दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किस वर्ष पारित किया गया था? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किस वर्ष पारित किया गया था? तो वर्ष 1929 में। लाहौर अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 की मध्य रात्रि को रावी नदी के तट पर कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा झंडा फहराया। नेक्स्ट है, कांग्रेस कार्य समिति द्वारा पूर्ण स्वाधीनता दिवस किस दिन मनाया गया? तो 26 जनवरी 1930 को। नेहरू रिपोर्ट कांग्रेस के किस अधिवेशन में निरस्त घोषित कर दी गई? नेहरू रिपोर्ट कांग्रेस के किस अधिवेशन में निरस्त घोषित कर दी गई? तो लाहौर अधिवेशन 1929।
नेक्स्ट है साइमन कमीशन। चलिए इसे भी स्टार्ट करते हैं। साइमन कमीशन को किस वर्ष नियुक्त किया गया था? तो वर्ष 1927 में। साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था? क्योंकि भारत शासन नियम 1919 की समीक्षा हेतु मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के जांच करने हेतु भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया था? क्योंकि इसमें सभी के सभी सदस्य थे या अंग्रेज थे, क्योंकि इसमें कोई भी सदस्य भारतीय नहीं थे। साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय घायल हुए तथा कुछ दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो गई। पंजाब केसरी की उपाधि किसे दी गई थी? तो लाला लाजपत राय को। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। साइमन कमीशन की नियुक्ति किसने की थी? तो वर्केन हेड ने साइमन कमीशन की नियुक्ति की थी। नवंबर 1927 में। भारत आगमन हुआ था 3 फरवरी 1928 को। साइमन कमीशन किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो श्वेत कमीशन, व्हाइट कमीशन के नाम से जाना जाता है। साइमन कमीशन का समर्थन किसने किया था? साइमन कमीशन का समर्थन किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। साइमन आयोग की नियुक्ति के समय किसके द्वारा भारतीयों के सर्वसम्मति से संविधान बनाने की चुनौती रखी गई थी? साइमन आयोग की नियुक्ति के समय किसके द्वारा भारतीयों के समय सर्वसम्मति से संविधान बनाने की चुनौती रखी गई थी? वर्केन हेड। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली समिति ने अगस्त 1928 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। इस रिपोर्ट में भारत के नए डोमिनियन संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को प्रारंभ हुई थी। कांग्रेस के किस अधिवेशन में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? तो लाहौर अधिवेशन में। महात्मा गांधी ने वर्ष 1930 में कहां से सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था? तो दांडी, गुजरात से। सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत गांधी जी अपने 78 अनुयायियों के साथ 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से यात्रा प्रारंभ की तथा 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर यात्रा समाप्त की। इस यात्रा को ही क्या कहते हैं? दांडी मार्च कहते हैं। कितने अनुयायियों के साथ? तो 78 अनुयायियों के साथ। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया? नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी को गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया? तो अब्बास तैयब जी ने। गांधी जी ने किस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था? तो बेव मिलर को। महात्मा गांधी धरासना नमक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय किस स्थान पर थे? तो यह अरवदा जेल में थे। खान अब्दुल गफ्फार खां लाल कुर्ती आंदोलन प्रारंभ किया था, जिसका मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना था। लाल कुर्ती दल या फिर लाल कुर्ती आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? खान अब्दुल गफ्फार खां, जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। मलंग बाबा इन्हीं के द्वारा उपाधि दी गई थी महात्मा गांधी को। वर्ष 1930 में स्वाधीनता दिवस मनाने के पश्चात गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में शामिल होने के कारण प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय ही आचार्य विनोबा भावे गिरफ्तार हुए थे। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की सफलता के बाद रचनात्मक कार्यक्रमों का अत्यधिक महत्व दिया था। किस आंदोलन के दौरान गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था? किस आंदोलन के दौरान गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था? क्या हो जाएगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन में। वर्ष 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था? वर्ष 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था? यह था वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। तमिलनाडु में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने दांडी यात्रा की तरह तिरुचन्नापल्ली से वेदरायणम तक की यात्रा की थी। वेदरायणम तक की यात्रा की थी। जयतरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो नागालैंड में। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो यह चंपारण, बिहार। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? यह चंपारण, बिहार हो जाएगा। बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन किस एक आंदोलन का भाग था? तो हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट है गांधी इरविन समझौता एवं गोलमेज सम्मेलन। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को। इसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है गांधी इरविन समझौते में किस आंदोलन का स्थगन किया जाना प्रस्तावित था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी इरविन समझौते में किस आंदोलन का स्थगन किया जाना प्रस्तावित था? तो हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट है
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि किस गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे? तो ये शामिल हुए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बंबई से लंदन एस राजपुताना नामक जलयान से गए थे। वे लंदन के किंग्सले हॉल में ठहरे थे। कहाँ ठहरे थे? तो किंग्सले हॉल में ठहरे थे। कौन से जलयान से गए थे? तो एस राजपुताना से गए थे, बंबई से लंदन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी। 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था। यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन, लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किस भारतीय नेता ने भाग लिया था? तो यह भाग लिया था मौलाना मोहम्मद अली। बहुत सारे लोग भाग लिए थे। नेक्स्ट है, लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में किसने भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किया था? तो केटी पाल। लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में किसने भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किया था? तो यह केटी पाल ने किया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान मिस्टर चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। हाफ नेक्ड फकीर किसने कहा था? तो विंस्टन चर्चिल ने। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से लेकर के 29 जनवरी 1931 के बीच हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से लेकर के 29 जनवरी 1931 के बीच। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 लेकर के 1 दिसंबर 1931 के बीच। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 लेकर के 24 दिसंबर 1932 तक हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस मुद्दे पर असफल रहा? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण। वर्ष 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए किसने मूल अधिकारों तथा आर्थिक क्रियाकलापों पर संकल्प प्रारूपित किया था? तो यह हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। यहाँ पे दिया गया वर्ष 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए किसने मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रमों पर संकल्प प्रारूपित किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। एक बार आप लोग भी इसे कंफर्म कर लेंगे। नेक्स्ट है, किस भारतीय नेता तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो तीनों सम्मेलन में भाग लिया था भीमराव अंबेडकर, तेज बहादुर सप्रू। गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने पर तेज बहादुर सप्रू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट है, इरविन तथा गांधी जी को दो महात्मा किसने कहा था? तो यह कहा था सरोजिनी नायडू ने। गांधी इरविन समझौते को कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया? तो कराची अधिवेशन 1931 को। अब दिया गया है सांप्रदायिक पंचाट एवं पूना पैक्ट। सांप्रदायिक पंचाट एवं पूना पैक्ट। चलिए इसे भी स्टार्ट करते हैं। सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा किसने की थी? तो रैमजे मैकडोनाल्ड ने। रैमजे मैकडोनाल्ड ने तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री था। हरिजनों दलितों के लिए अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह का निर्माण किया गया था। महात्मा गांधी ने अपना पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? तो सांप्रदायिक पंचाट के समय। महात्मा गांधी ने अपना पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? तो सांप्रदायिक पंचाट के समय। पूना पैक्ट किस वर्ग से संबंधित था? तो दलित वर्ग से। भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के मध्य कौन सा समझौता हुआ था? तो पूना समझौता हुआ था। दलित वर्गों का संघ किसने स्थापित किया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। दलित वर्गों का संघ किसने स्थापित किया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। विंस्टन चर्चिल सहित अनेक ब्रिटिश नेताओं ने गांधी इरविन समझौते का विरोध किया था। नेक्स्ट है, सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई थी? तो दलित वर्ग सांप्रदायिक अवार्ड में दिया गया था 71 और पूना पैक्ट में 148। 71 से 148 दे दिया गया था। महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उड़ाते हैं लेकिन अस्तर नहीं, यह कथन किसने कहा था? बताइएगा। महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उड़ाते हैं लेकिन अस्तर नहीं, यह कथन किसने कहा था? भीमराव अंबेडकर ने। वर्ष 1932 में पूना पैक्ट के बाद महात्मा गांधी ने ऑल इंडिया अनटचबिलिटी लीग की स्थापना की। बाद में उसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ कर दिया गया। 1932 में ही पूना पैक्ट के बाद महात्मा गांधी ने ऑल इंडिया अनटचबिलिटी लीग की स्थापना की। बाद में इसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ कर दिया गया। इसके प्रथम अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला थे। थोड़ा सा मिसप्रिंट है, क्या करेंगे, फोटो लेने में भी थोड़ा सा हो ही जाता है। इतने सारे जब फोटो लिए जाते हैं तो एक आध फोटो खराब हो ही जाते हैं। पूना समझौते के बाद गांधी जी ने दलितों के उत्थान के लिए किस संस्था की स्थापना की थी? तो हरिजन सेवक संघ की। वर्ष 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। दलित समुदाय को सर्वप्रथम हरिजन शब्द से किसने संबोधित किया था? तो महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट है, प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन। कांग्रेस समाजवादी पार्टी एवं त्रिपुरी अधिवेशन। प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन, कांग्रेस समाजवादी पार्टी एवं त्रिपुरी अधिवेशन।
स्टार्ट करते हैं कि इस अधिनियम के द्वारा भारत में प्रांतीय चुनाव करवाने का प्रावधान किया गया था। कि इस अधिनियम के द्वारा भारत में प्रांतीय चुनाव कराने का प्रावधान किया गया था। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत भारत में प्रांतीय चुनाव किस वर्ष संपन्न किया गया? 1937 में। वर्ष 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? कल ही ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिस सेट हमने कराया था, प्रैक्टिस सेट नंबर 28, उसमें यह प्रश्न आया हुआ है। ज्ञान बिंदु बिहार दौरा का प्रैक्टिस सेट नंबर 28 में यह क्वेश्चन रोशन सर ने दिए थे। कांग्रेस ने 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में सरकार बनाई। पंजाब में मुस्लिम लीग तथा यूनियनिस्ट पार्टी ने तथा बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी तथा मुस्लिम लीग ने मिलकर संयुक्त सरकार का गठन किया था। 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव के बाद कांग्रेस ने कुल कितने समय तक शासन किया? तो 28 माह तक शासन किया था। वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा गुजरात अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुए कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पटाभी सीतारामैया को पराजित किया था? तो हो जाएगा तिरुपुरी अधिवेशन 1939। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। कांग्रेस छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किस दल की स्थापना की? 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की। लॉर्ड लिथगो ने द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करने के लिए उनके समक्ष एक प्रस्ताव रखा जिसे अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 का नाम दिया गया। अगस्त प्रस्ताव किसे कहते हैं? तो 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव कहते हैं। क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी दिया गया है। RSP के बारे में देखते हैं, क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी के बारे में जानते हैं। संस्थापक कौन थे? योगेश चंद्र चटर्जी थे। स्थापना हुआ था 19 मार्च 1940 ईस्वी में। बंगाल में किया गया था। उद्देश्य क्या था? तो अंग्रेजों को शक्ति द्वारा भारत से बाहर निकालकर देश में समाजवाद की स्थापना करना। इस पार्टी ने त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस का समर्थन किया तथा भारत छोड़ो आंदोलन का स्वागत किया था। क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी की स्थापना 19 मार्च 1940 बंगाल में इसकी स्थापना हुई थी योगेश चंद्र चटर्जी के द्वारा। योगेश चंद्र चटर्जी के द्वारा। नेक्स्ट है वर्ष 1937 में प्रांतीय चुनाव। 1937 के प्रांतीय चुनाव विधानसभा हेतु में कुल 1585 सीटों में से कांग्रेस को 707 सीटें प्राप्त हुई थी। 1585 सीटों में कांग्रेस को कितने सीटें प्राप्त हुई थी? तो 707 सीटें प्राप्त हुई थी। यहाँ पे और दिया गया है, उसे भी देखते हैं। 1937 के प्रांतीय चुनाव तथा प्रधानमंत्री कौन कौन बने थे? असम प्रांत में प्रधानमंत्री बने थे मोहम्मद सादुल्ला असम के प्रधानमंत्री बने। बिहार के बने थे प्रधानमंत्री श्री कृष्ण सिंह, उस समय मुख्यमंत्री को ही प्रधानमंत्री कहा जाता था। बंगाल का प्रधानमंत्री बने थे फजलुल हक। उड़ीसा का बने थे BN दास। उत्तर पश्चिमी प्रांत का बने थे डॉक्टर खान साहब। संयुक्त प्रांत का बने थे गोविंद बल्लभ पंत। और मध्य प्रांत का बने थे NB खरे। बम्बई के BG खरे। मद्रास के C राजगोपालाचारी। सिंध के बने थे अल्लाह बख्श। पंजाब का बने थे सिकंदर अहयात खां। नहीं याद हुआ होगा, एक बार फिर से देखते हैं। मुझे भी याद नहीं हुआ, आप लोग को कैसे याद हो सकता है? चलिए एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। 2-3 बार हम लोग रिपीट करेंगे तो याद तो हो ही जाएगा, चाहे हम हो या फिर आप हो। 2-3 बार रिवीजन क्या करिए, याद आराम से हो जाएंगे। असम का प्रधानमंत्री मोहम्मद सादुल्ला। बिहार का श्री कृष्ण सिंह। बंगाल का फजलुल हक। उड़ीसा का BN दास। उत्तर पश्चिमी प्रांत का डॉक्टर खान साहब। डॉक्टर खान साहब। संयुक्त प्रांत का हो जाएगा गोविंद बल्लभ पंत। मध्य प्रांत का हो जाएंगे NB खरे। बम्बई का हो जाएगा BG खरे। मद्रास का C राजगोपालाचारी। सिंध के हो जाएंगे अल्लाह बख्श। और पंजाब का हो जाएगा सिकंदर अहयात खां। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन था? अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक जयप्रकाश नारायण। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे, जिन्हें लोक नायक के नाम से जाना जाता है। वर्ष 1937 के चुनाव के पश्चात संयुक्त प्रांत में गठित मंत्रिमंडल में वित्त विभाग के प्रमुख कौन थे? वित्त विभाग के प्रमुख थे रफ़ी अहमद किदवई। कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता कौन था? तो आचार्य नरेंद्र देव। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो पटना में हुई थी 1934 में। फॉरवर्ड ब्लॉक को देखते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस। 3 मई
1939 को मुकर उन्नाव में इसकी स्थापना की गई थी। मुकर उन्नाव में इसकी स्थापना की गई थी। उद्देश्य था सभी साम्राज्यवाद विरोधी शक्तियों को संगठित करना और अनिवार्य संघर्ष की पूर्ति हेतु तत्पर रहना। अन्य सदस्य थे इसके देवव्रत विश्वास फॉरवर्ड ब्लॉक के महासचिव थे। देवव्रत विश्वास फॉरवर्ड ब्लॉक के महासचिव थे। विशंभर दयाल त्रिपाठी राष्ट्रीय महामंत्री थे तथा स्वामी सहजानंद सरस्वती। नेक्स्ट है द्वितीय विश्व युद्ध एवं पाकिस्तान की मांग एवं व्यक्तिगत सत्याग्रह। द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? तो 1 सितंबर 1939 को हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ के समय भारत का वायसराय लॉर्ड लिलिथगो था। वायसराय लॉर्ड लिलिथगो ने द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को जर्मनी के विरुद्ध युद्धग्रस्त राष्ट्र कब घोषित कर दिया? 17 अक्टूबर 1939 को। भारतीय विधानमंडल की सहमति के बिना वायसराय द्वारा भारत को विश्व युद्ध में शामिल कर लिया जाने के कारण कांग्रेस ने सभी प्रांतीय विधानमंडलों में 28 माह के शासन के पश्चात त्याग पत्र दे दिया था। एक बार फिर से आप लोग देख लें। चलिए आगे बढ़ती हूँ। कांग्रेस के विधानमंडल से इस्तीफा दिए जाने के कारण मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? तो 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो विंस्टन चर्चिल था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राजनीति क्या थी? तो पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन का सहयोग करना। वर्ष 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में सर्वप्रथम किसके द्वारा एकल मुस्लिम राष्ट्र की मांग की गई थी? तो मोहम्मद इकबाल के द्वारा। पहली बार मोहम्मद इकबाल ने ही अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग की थी। इलाहाबाद अधिवेशन 1930 में ही। वर्ष 1933 में कांग्रेस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? वर्ष 1933 में पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? चौधरी रहमत अली के द्वारा। वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण के दौरान मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा एक पृथक मुस्लिम राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान की मांग की गई। मार्च 1940 में लाहौर अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा पहली बार पृथक मुस्लिम राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान की मांग की गई। मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में पाकिस्तान के मांग के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया? तो लाहौर अधिवेशन 1940। पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो सिकंदर हयात खां के द्वारा। पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा सिकंदर हयात खां के द्वारा तैयार की गई थी। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस कब मनाया गया था? 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान दिवस मनाया गया था। 23 मार्च 1943 को। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महात्मा गांधी द्वारा किया गया था तथा सर्वोदय समाज की स्थापना सर्वप्रथम विनोबा भावे द्वारा की गई थी। सर्वोदय समाज सर्वप्रथम विनोबा भावे, सर्वोदय शब्द महात्मा गांधी। नेक्स्ट है ब्रिटेन द्वारा अगस्त प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? ब्रिटेन द्वारा अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से वायसराय लिलिथगो के 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। इस प्रस्ताव को कांग्रेस द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ कब किया गया था? व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ हुआ था 17 अक्टूबर 1940 को। व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ 17 अक्टूबर 1940 को। व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रारंभ किए जाने का मूल उद्देश्य क्या था? अगस्त प्रस्ताव तथा भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल किए जाने का विरोध। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो यह थे महात्मा गांधी। प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे। जबकि द्वितीय सत्याग्रही कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है। यह कथन किसका है? नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है। यह कथन किसका है? तो मोहम्मद इकबाल का, जिन्होंने गाया था सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां है हमारा। महत्वपूर्ण घटनाक्रम उससे संबंधित गवर्नर जनरल। साइमन कमीशन आया था लॉर्ड इरविन के समय। सांप्रदायिक पंचायत लॉर्ड वेलिंगटन। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 लिलिथगो के समय। क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में लिलिथगो के समय। बेवल योजना लॉर्ड बेवल के समय। कैबिनेट मिशन 1946 लॉर्ड बेवल के समय। माउंटबेटन योजना लॉर्ड माउंटबेटन। बाल्कन प्लान लॉर्ड माउंटबेटन के समय ही आया था। इसे एक बार देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, बहुत ही ईजी है। अब हम लोग देखेंगे क्रिप्स मिशन एवं भारत छोड़ो आंदोलन। क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज, बेबल योजना तथा शाही नौसेना, ये सभी रह चुका है। कैबिनेट मिशन, संविधान सभा तथा अंतरिम सरकार, भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता, बहुत सारे हैं। एक वीडियो और आएगी मेरे ख्याल से, तभी कंप्लीट हो पाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रिप्स मिशन एवं भारत छोड़ो आंदोलन। भारत में स्वशासन स्थापित करने के उद्देश्य से ब्रिटेन द्वारा क्रिप्स मिशन की घोषणा कब की गई थी? तो मार्च 1942 में। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की बढ़ती हुई शक्ति को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय विशेषकर अमेरिका, चीन एवं ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र करने के दबाव बढ़ाया। परिणाम स्वरूप ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल द्वारा स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक दल भारतीय नेताओं से वार्ता हेतु मार्च 1942 में भारत भेजा था।
क्रिप्स मिशन के प्रमुख प्रावधान थे। युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा दिया जाएगा। भारतीयों को अपना संविधान निर्मित करने का अधिकार दिया जाएगा, जिसके लिए युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री परिषद बनेगी, जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांतों के निर्वाचित सदस्य और देशी राजवाड़ों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। ब्रिटिश भारत का कोई प्रांत यदि नए संविधान को स्वीकार न करना चाहे तो उन्हें वर्तमान संवैधानिक स्थिति बनाए रखने का अधिकार होगा। नए संविधान को न स्वीकार करने वाले प्रांतों को अपना अलग संविधान बनाने की आज्ञा होगी। युद्ध के दौरान ब्रिटिश वायसराय की एक नई कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा, जिसमें भारतीय जनता के प्रमुख वर्गों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, परंतु रक्षा मंत्रालय ब्रिटिश नेतृत्व के पास होगा। ये सब एक बार फिर से देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था? वर्धा में। भारत छोड़ो आंदोलन किसके नेतृत्व में संचालित किया गया? महात्मा गांधी के नेतृत्व में। 7 अगस्त 1942 के बंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई, जिसमें वर्धा प्रस्ताव भारत छोड़ो आंदोलन की पुष्टि हुई। कुछ संशोधनों के बाद 8 अगस्त 1942 को यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के अंतर्गत अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो 9 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था 9 अगस्त 1942 को। महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को उत्तर तिथीय चेक, पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी थी। आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था, जबकि करो या मरो नारे का वास्तविक जनक कौन है? तो यूसुफ मेहर अली इसका वास्तविक जनक हैं। जब भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी का साथ देने वाला अमेरिकी पत्रकार लुई फीसर था। लुई फीसर। ऑपरेशन जीरो आवर किससे संबंधित है? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी समेत प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी से। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था? आगा का पैलेस पूना में रखा गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर किसने भूमिगत गतिविधियों का संगठित किया था? तो जयप्रकाश नारायण। हजारीबाग जेल में इन्हें बंद कर दिया गया था। दिवाली की रात कूद करके भाग गए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके बांकीपुर जेल में रखे गए थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उषा मेहता, राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली, जयप्रकाश नारायण आदि ने प्रमुख शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार हो जाने के पश्चात नियमित रूप से रेडियो के माध्यम से आंदोलन का नेतृत्व किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में किसके द्वारा समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो बलिया में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी चित्तू पांडे के द्वारा। बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना किसने की थी? जातीय सरकार की स्थापना की थी मिदनापुर में वर्ष 1942 में। किस वर्ष में की गई थी? तो 1942 में। बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। लॉन लिथगो ने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती की संज्ञा दी थी। राजनीतिक फिरौती की संज्ञा किसने दी थी? तो लिन लिथगो ने गांधी जी के आंदोलन को। नेक्स्ट है आजाद हिंद फौज योजना तथा शाही नौसेना विद्रोह। ये अगले वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। साथ ही कैबिनेट मिशन, संविधान सभा तथा अंतिम सरकार का गठन, भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता और विविध, ये 4 टॉपिक हम लोग अगले पार्ट में देखने वाले हैं। 5 टॉपिक करके इसे हम लोग समाप्त करने वाले हैं, क्योंकि आज समाप्त नहीं हो पाएगा, लगातार बोलना होता है। मैं 1 घंटा लगातार बोल पाती हूँ, 1.5 घंटा मैक्सिमम जाता है, लेकिन मैंने 1 घंटे का वीडियो बनाई, एक रह गया, उसे भी मैं कंप्लीट करवा देती हूँ। वहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो चुका था, जो मैंने बोला था आप लोग से लास्ट में करवा दूंगी, उसे मैं करवा देती हूँ। देखिए, मुस्लिम लीग एवं पार्लियामेंटो सुधार रह चुका था। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ढाका में हुई थी वर्ष 1906 में। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो आगा खां, नवाब सलीमुल्लाह खां, मोहम्मद अली जिन्ना ने। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो आगा खां प्रथम अध्यक्ष थे। वर्ष 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 1907 में हुआ था कराची में। मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचन मंडल की मांग किस अधिवेशन में की थी? तो अमृतसर अधिवेशन 1908 में पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की थी। थोड़ा सा मिसप्रिंट हो रखा है। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का अधिवेशन देखते हैं। प्रथम अधिवेशन हुआ था 1906 में, कहाँ हुआ था? ढाका में। दूसरा हुआ था 1907 में, कहाँ हुआ था? कराची में। 1908 में तृतीय अधिवेशन हुआ था अमृतसर में। 1906 ढाका, 1907 में कराची, 1908 में अमृतसर। नेक्स्ट है वर्ष 1908 में किसकी अध्यक्षता में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में स्थापित हुई? अमीर अली के नेतृत्व में
अध्यक्षता में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में स्थापित हुई थी। भारत शासन अधिनियम 1909 को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के नाम से। किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई थी? तो यह जाएगा भारत शासन अधिनियम 1909। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में किस प्रकार के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी? तो जाएगा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। 1909 ईस्वी के सुधार बिल में पृथक निर्वाचन को स्वीकार कर लिया गया। वहीं से द्विराष्ट्र सिद्धांत की अवधारणा का प्रारंभ माना जाता है। द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रारंभ माना जाता है 1909 का अधिनियम के द्वारा ही। याद रखना कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाकर हम ऐसे घातक बीज, मुझे भी नहीं समझ में क्या लिखा हुआ है। याद रखना कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाकर हम ऐसे घातक बीज बो रहे हैं जिसकी फसल बहुत कड़वी होगी। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? यह मिंटो के द्वारा कहा गया था, मिंटो के द्वारा। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय सदस्य को नियुक्त करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय सदस्य को नियुक्त करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में। द्वैध शासन का जनक सर लियोनिड कार्टिस को, जबकि बंगाल के द्वैध शासन का जनक रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है। नेक्स्ट है, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो यह थे सत्येंद्र नाथ सिन्हा। सत्येंद्र नाथ सिन्हा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के पहले भारतीय सदस्य बने। सत्येंद्र नाथ सिन्हा को बिहार और उड़ीसा का गवर्नर बनाया गया। संपूर्ण ब्रिटिश शासन के दौरान इतने ऊंचे पद पर पहुंचने वाले वे एकमात्र भारतीय थे। कांग्रेस के दो गुटों के प्रमुख नेता को देखेंगे, उदारवादी और उग्रवादी नेता। उग्रवादी जो होते थे ये गर्म दिल होते थे, गांव के वाले क्षेत्र से आते थे। वही उदारवादी नरम दिल के होते थे, यह कहाँ से आते थे? तो शहरी इलाके से। उदारवादी नेता थे दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले। वही उदारवादी में बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और अरविंद घोष। लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र घोष, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, लाल बाल पाल, यह उग्रवादी में आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप किसने लगाया था? तो प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था बाल गंगाधर तिलक ने। शेर पंजाब के नाम से जाना जाता है लाला लाजपत राय को। बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक किसने कहा था? तो वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। वर्ष 1908 में 6 वर्ष की कारावास की सजा की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को दी गई थी, तो बाल गंगाधर तिलक को। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा से क्या आशय है? उग्रवादी विचारधारा से क्या आशय है? तो संवैधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त करना। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव को किसने प्रारंभ किया था? गणपति उत्सव को प्रारंभ किया था बाल गंगाधर तिलक ने। दिल्ली दरबार कब कब लगा है उसे देखेंगे। प्रथम दिल्ली दरबार 1877, द्वितीय दिल्ली दरबार 1903 और तृतीय 1911। प्रथम लगा था लॉर्ड लिटन के समय 1870 में, और दूसरा लगा था लॉर्ड कर्जन के समय 1903 में, और तीसरा लगा था दिल्ली दरबार लॉर्ड हॉर्डिंग के समय। यही रह चुका था। आगे तो करवाएं दी हूँ, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन यह सब हो चुका है। यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे शेयर भी करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। एक वीडियो और आएगा मॉडर्न हिस्ट्री का, और हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को समाप्त करके हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ज्योग्राफी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।